यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो इसमें कितना वर्क होगा इस प्रोसेस के दौरान, दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। और अभी तक हमने देखिए क्या स्टडी किया, हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या था, जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने ये स्टडी किया, द हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज, इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग सम वर्क। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब हम जो भी हीट एनर्जी देंगे वो सिर्फ किसमें यूटिलाइज होगी, ओनली इन द वर्क डन। सो दिस इज एक्सप्लेन्ड थ्रू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को हमने एक्सप्लेन किया किसकी हेल्प से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम सिस्टम को हीट एनर्जी दे रहे हैं और सिस्टम वर्क डन कर रहा है, और सिस्टम वर्क डन कर रहा है। और अगर दोनों को ही नेगेटिव लिख दूंगा मैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और सिस्टम उस हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है। उसकी हीट एनर्जी क्या होती जा रही है, उसकी हीट एनर्जी कम होती जा रही है, मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। ओके, तो ये बताता है एक्सपेंशन को। जब हम हीट एनर्जी देंगे तो वर्क डन होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और गैस फैलना शुरू हो जाएगी, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक्सपेंशन को बताएगा, ये कंप्रेशन को बताएगा। मैंने बोला ना, मैंने सिस्टम पे वर्क किया, तो सिस्टम पे वर्क कैसे करूंगा मैं, पिस्टन को दबा करके, पिस्टन को कंप्रेस करके नीचे की तरफ ला करके। तो जब मैं पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाऊंगा, गैस जो है वो कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, और वॉल्यूम के डिक्रीज होने का मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा। चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा तो वर्क डन भी नेगेटिव होगा। So this statement is giving that there is an expansion in the isothermal process, and this statement is giving that there is an compression in the isothermal process. और ये जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस होती है, तो आंसर है आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस होती है। आप एक्सपेंशन करें या कंप्रेशन करें लेकिन आपको स्लोली करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। और टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रखा जाएगा, तो आंसर है कि वो जो कंटेनर होगा, वो जो सिस्टम होगा, उसकी वॉल्स कैसी होंगी, उसकी वॉल कंडक्टिंग वॉल्स होंगी ताकि हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो सके। ये एग्जांपल आपको ध्यान होगा कि जब मैंने इसको कंप्रेस किया था, ये पिस्टन है, जब मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करूंगा तो ये पिस्टन इस जगह पर आ जाएगा, लेकिन इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उससे कंप्रेशन करने से पार्टिकल फास्ट मूविंग हो जाएंगे, हम जो वर्क डन करेंगे उससे इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमें इसकी एनर्जी को दोबारा से पहले जितना करना है, पहले इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, जैसे ही कंप्रेस किया टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, ये हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट करेगा। कैसे रेडिएट करेगा, क्योंकि इसकी वॉल कंडक्टिंग वॉल्स हो, धीरे 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 ठंडा होगा, फिर से इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब हम और कंप्रेशन कर सकते हैं, तो कंप्रेशन करेंगे, रुक जाएंगे, इसको ठंडा होने देंगे, फिर कंप्रेशन करेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें क्या कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये सब बातें हमने कल स्टडी की थी। अब हम देखते हैं वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक्सपेंशन की हेल्प से वर्क डन कैलकुलेट करके बताता हूं। हम ऐसा मानेंगे कि हमारे पास एक कंटेनर में एक गैस है जिसको हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और हीट एनर्जी सप्लाई करने से पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहां पर इसको मैं लिखता हूं, डायग्राम से भी बता देता हूं। ये पिस्टन इस पोजीशन पर है, यहां पर ये पार्टिकल्स हैं। जैसे ही हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नर, बर्नर की हेल्प से या किसी भी सोर्स की हेल्प से हमने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, ये पिस्टन फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, तो आंसर है एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रहा है। इस जगह पर वॉल्यूम थी V1, जब पिस्टन यहाँ आ जाएगा तो वॉल्यूम हो जाएगी V2।
पहले इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी थी गैस ने, अब इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो इसको मैं स्टेटमेंट में लिखता हूं, इसको मैं स्टेटमेंट में लिखता हूं, डायग्राम में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करके बतानी है कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा यहां पर। अब देखिए पिस्टन इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जा रहा है, तो इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स लगने की वजह से ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। और उस वर्क को हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी तरह से। अच्छा पहले कैलकुलेशन देखिए क्या होगी। लेट द गैस इज एक्सपेंडिंग, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया, लेट द गैस इज एक्सपेंडिंग from initial volume V1, from initial volume V1 to final volume V2, to final volume V2। कोई गैस है वो एक्सपेंड हो रही है इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 तक, देन द वर्क डन, मैंने आपको एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था इसके लिए, द वर्क डन इज रिटन एज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, दिस इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसकी लिमिट है, P डॉट dV, P डॉट dV, ये हमारा फॉर्मूला था वर्क डन कैलकुलेट करने का। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर P की वैल्यू को पुट करेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, n नहीं लिख रहे हम क्योंकि n इज 1 मोल, यहां पर जो हमने गैस ली है इस एक्सपेरिमेंट में वो कितनी है, 1 मोल है, तो उस केस में आइडियल गैस इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT। ओके, तो यहां से P की वैल्यू निकालिए, अगर हम P की वैल्यू को यहां से कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी P इज इक्वल टू, देखिए V इधर मल्टीप्लाई में यहां आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, सो इट विल बी RT अपॉन V, P इज इक्वल टू RT अपॉन V। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे सो द इक्वेशन विल बिकम W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन integration from V1 to V2 and P, the value of P की वैल्यू क्या है, RT upon V from the ideal gas equation। देखिए यहाँ पर P जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि गैस जब एक्सपेंड होगी, पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो पिस्टन में तो प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे उस केस में, क्योंकि हमने पिस्टन को फ्री छोड़ रखा है, वो फ्रीली एक्सपेंड हो सकता है। अगर हम पिस्टन को पकड़ करके रखेंगे तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे, फास्ट मूविंग होंगे तो ज्यादा फोर्स, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे वॉल्स के ऊपर, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन अभी प्रेशर कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि जो पिस्टन है हमने उसको फ्री छोड़ रखा है, वो ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है और गैस एक्सपेंड हो रही है, और पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो कॉलिजन्स में टाइम लगेगा। ओके, तो P की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, RT अपॉन V, तो मैंने RT अपॉन V इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, यहां पर देखिए इसको मैं लिख दूंगा RT अपॉन V डॉट dV, P की वैल्यू पुट कर दी RT अपॉन V। अब इसमें R भी कांस्टेंट है, 8.31 इसकी वैल्यू होती है, इट इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, तो R भी एक कांस्टेंट है, और इस आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, तो T भी एक कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो इनको इंटीग्रेशन के सिंबल से हमने बाहर लिख दिया। अब इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2 तक, इसका करेंगे 1 अपॉन V का 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x, कौन सा log, जिसका बेस e होगा, log ex। ओके, तो 1 अपॉन x, ये रहा 1 अपॉन v, 1 अपॉन v का जब इंटीग्रेशन करेंगे सो द इंटीग्रेशन विल बी, इसका इंटीग्रेशन आएगा log e
और यहाँ पे लिखेंगे v 1 अपॉन एक्स का log x, तो 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन होगा log v, और लिमिट लिखेंगे v1 टू v2, v1 टू v2। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये आपने सीखा होगा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर। तो सबसे पहले अपर लिमिट को यहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी, RT log E, अपर लिमिट लिखेंगे v2, इस v की जगह पर क्या लिख देंगे v2, वैल्यू पुट कर देंगे। फिर आएगा माइनस, माइनस लगा करके लोअर लिमिट को पुट करेंगे, लोअर लिमिट को पुट करोगे तो याद आएगा log E v1। सो दिस विल द इक्वेशन। अब यहां पे भी एक फॉर्मूला लग सकता है, log m माइनस log n, ये फॉर्मूला भी हम पहले पढ़ चुके हैं। log m माइनस log n, इसको क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n। तो यहां पर है log m माइनस log n, इसको क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बनेगी, सो द वर्क डन विल बी RT log E v2 अपॉन v1, दिस इज द वर्क डन। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई वर्क डन, ये इक्वेशन होती है। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको क्या क्या वैल्यूज पता होनी चाहिए इस इक्वेशन में, आपको सिर्फ उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए सिस्टम का। सिस्टम का टेम्परेचर पता है 22 डिग्री सेल्सियस, 27, 25 जितना भी है वो यहां पर पुट कर देंगे। और क्या पता होनी चाहिए, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम है v2 डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम v1। तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे और वो टेम्परेचर लिख देंगे सिस्टम का, जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो यहां पर टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, ये तीनों पुट करते ही आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा कि वो पिस्टन कितना वर्क डन करेगा, 5 जूल का, 10 जूल का, 50 जूल का, 100 जूल का, कितना वर्क डन करेगा। तो इस इक्वेशन से फाइंड किया जा सकता है, इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं वर्क डन। अच्छा, इस इक्वेशन को चेंज भी कर सकते हैं। फिर से देखिए क्या क्या किया हमने, वर्क डन कैलकुलेट करना बड़ा आसान था। हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया वर्क डन का, the work done is written as W is equal to integration from V1 to V2 P dot dV। P की वैल्यू पुट कर दी, कहां से पुट की, आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन से PV is equal to RT था, तो P is equal to क्या जाएगा, RT upon V। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, वैल्यू यहां पुट करते ही जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिख देंगे, R और T कांस्टेंट है, इनको बाहर लिख दिया। 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन हो जाएगा log V, और लिमिट होगी V1 टू V2। तो पहले अपर लिमिट लिखेंगे log E v2, इसकी जगह पर v2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस, माइनस लगा करके लिखेंगे लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट को लिखा जाएगा। फिर हमने यहाँ पे log वाला फॉर्मूला लगा दिया, log m माइनस log n, m अपॉन n। तो ये v2 log v2 माइनस log v1 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log v2 अपॉन v1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला को और भी चेंज किया जा सकता है, करना चाहें तो और भी चेंज कर सकते हैं। इसको log 10 में भी लिख सकते हैं, ये log E है, इसका बेस 10 भी लिखा जा सकता है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2.303। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, और इसको किस में लिख देंगे फिर, सो वर्क डन इज ऑल्सो रिटन एज, अगर मैं इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को, तो मैं यहां पर log 10 लिख सकता हूं इसके बेस में। और हमारे पास log 10 की जो टेबल्स हैं वो गिवन होती हैं, फिजिक्स की जो बुक्स हैं उसमें गिवन है, केमिस्ट्री की बुक्स में गिवन है, log 10 बेस 10 की जो टेबल्स हैं वो गिवन है। और फॉर्मूला क्या लिखेंगे, v2 अपॉन v1। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। ये तो जनरल सी कैलकुलेशन है। log E को log 10 लिखने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप इस इक्वेशन, आप इस डेरिवेशन को यहां तक सॉल्व करें तब भी सही है, ये लिखें तो ये भी सही है, और चेंज करना चाहें तो और भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी बॉयल्स लॉ, जो हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी की थी। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट।
इसकी स्टेट इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे पता लगी है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? तो आंसर है नंबर ऑफ मोल। हमने 1 मोल गैस ली थी तो एन की जगह 1 लिख देंगे, कांस्टेंट था वो। आर की वैल्यू होती है 8.31। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। सो आर इज ए कांस्टेंट, टी इज ए कांस्टेंट, तो ये दोनों ही कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। सो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो लिखा मैंने, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द बॉयल्स लॉ। तो इसकी स्टेट इक्वेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस की स्टेट इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब कि सिस्टम में कोई भी चेंजेस हो जाएं लेकिन उनका प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन है, उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। पहले प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 थी, बाद में प्रेशर P2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गई, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन कैसा रहेगा? इनका मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट रहेगा। अब क्या हम इसकी हेल्प से इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं? तो आंसर है यस। ये देखिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से हमारे पास कुछ नया फॉर्मूला आने वाला है। हम इस इक्वेशन को प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये वॉल्यूम की टर्म्स में लिखी हुई है, हम इसको प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? यहां से बनाइए, ये रहा रिलेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो मैं यहां पे लिखता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे? ये V1 इधर मल्टीप्लाई में है, यहां आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो हियर इट विल बी V2 अपॉन V1, और ये P2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो इट विल बी P1 अपॉन P2। ये बन गई इक्वेशन। तो V2 अपॉन V1 की जगह क्या लिख सकते हैं? P1 अपॉन P2। V2 अपॉन V1 की जगह क्या लिख सकते हैं? P1 अपॉन P2। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप पुट करेंगे तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, वो होगा द वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के टर्म्स में भी इस फॉर्मूला को लिखा जा सकता है। तो मैं इस इक्वेशन को चेंज करने वाला हूं। यहाँ पे लिखेंगे W इज इक्वल टू 2.303 RT log base 10 एंड V2 अपॉन V1 इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? P1 अपॉन P2। सो इट विल बी P1 अपॉन P2। उसमें 2 ऊपर है और 1 नीचे है, इसमें उल्टा होगा, इसमें 1 ऊपर होगा और 2 नीचे आएगा। इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय फाइनल प्रेशर। तो ये भी वर्क डन का ही फॉर्मूला है। कौन सी प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में। दिस इज द वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो यहां तक भी लिख सकते हैं डेरिवेशन को। उसके बाद log बेस E था, इसको बेस 10 करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे log बेस 10 लिख दिया। और V2 अपॉन V1 की जगह क्या लिख सकते हैं? P1 अपॉन P2। ये हमने कैसे निकाला? स्टेट ऑफ इक्वेशन, ओ सॉरी स्टेट इक्वेशन से, या आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। तो इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट एक्चुअल में बॉयल्स लॉ ही होती है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बेसिस पर हम ये लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे प्रोसेस, चाहे सिस्टम किसी भी प्रोसेस से गुजरे। किसी भी प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की किसी भी स्टेज से गुजरे। तो यहां पर हमने इस इक्वेशन का यूज करके ये बना लिया। तो V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 लिख दिया और ये इक्वेशन बन गई। सो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन। अगर क्वेश्चन में प्रेशर गिवन है तो इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम गिवन है तो इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। और टेम्परेचर आपको बता रखा होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन से कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये प्रोसेस की जा रही है। टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज द वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में सुनिए। ओके, अभी हम लोग सेकंड प्रोसेस को स्टडी करते हैं विच इज एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें हमने ये पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। इसमें मैटर और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज नहीं होगा।
नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग्स। ऐसी प्रोसेस जिसमें ना तो बाहर से हीट एनर्जी अंदर आ सकती है और ना अंदर से सिस्टम के अंदर से हीट एनर्जी बाहर जा सकती है। जैसे कि एक थर्मस होता है, थर्मस जिसमें हम लोग बॉइल्ड वाटर को रखेंगे, गर्म पानी को, उबले हुए पानी को रखेंगे तो वो काफी समय तक गर्म रहेगा। वाटर कूलर्स यूज करते हैं जिसमें पानी काफी टाइम तक ठंडा रहता है। तो वो क्या है, वो एक्चुअल में एडियाबैटिक, उनकी कौन सी वॉल्स है, एडियाबैटिक वॉल्स है जिसमें मैटर और एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहे, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। ओके, तो इसमें हम एक बात तो समझ गए कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी सराउंडिंग के साथ। अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी सराउंडिंग के साथ, सो डी क्यू विल बी जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस में डी क्यू, हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम, इज जीरो। हमने क्या किया, यहां पर एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम के अंदर ये जो वॉल्स हैं, ये सारी की सारी वॉल्स एडियाबैटिक हैं, और यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन भी एडियाबैटिक है। दिस सिस्टम इज हैविंग नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। एडियाबैटिक वॉल्स बोल सकते हैं, या इसकी बजाय आप क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटिंग वॉल्स भी बोल सकते हैं, और यू कैन से दैट नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। तो अगर मैं यहां पर एक बर्नर लगा दूं और इसको गर्म करने की कोशिश करूं तो क्या नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी हीट एनर्जी नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पर जो वॉल्स लगी हुई हैं वो एडियाबैटिक वॉल्स हैं, ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। मैं जो भी हीट एनर्जी दूंगा वो इस सिस्टम के एनर्जी को वो इंक्रीज नहीं करेगी। मैं यहाँ पर जो भी हीट एनर्जी दूंगा वो हीट एनर्जी इस सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेगी। तो हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम इज जीरो। तो हम लोग सिस्टम को हीट एनर्जी दे ही नहीं सकते। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या याद रखना है, dq is equal to zero, the heat energy lost by the system or the heat energy supplied to the system is zero। जो हीट एनर्जी हम सिस्टम को दे रहे हैं, या सिस्टम अपनी हीट एनर्जी एनवायरनमेंट में भी क्या नहीं कर सकता, लॉस्ट नहीं कर सकता। सो dq इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें dq जीरो होता है, तो हम लोग अब किसके बेसिस पर इसको एक्सप्लेन करेंगे, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ देखिए अब क्या थी, फर्स्ट लॉ होती है द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड in increasing the internal energy of the system and doing some work. This is the first law of thermodynamics. अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या जीरो होगा, तो आंसर है dq जीरो होगा। अगर dq जीरो होगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा du प्लस dw। अब देखिए यहां से दो स्टेटमेंट मिलेंगी, इस इक्वेशन से दो स्टेटमेंट मिलेंगी, और उन दोनों स्टेटमेंट के मीनिंग मैं आपको बताता हूं क्या होंगे। सबसे पहला फर्स्ट वन, अगर dw को मैं उस तरफ लेकर के जाऊं, ये जो dw है ये पॉजिटिव है, अगर मैं उसको उधर लेकर के जाऊंगा तो dw हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या इक्वेशन बनेगी, पहली तो ये इक्वेशन बन सकती है du इज इक्वल टू माइनस dw, du इज इक्वल टू माइनस dw। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होगा कि जब हम सिस्टम पे वर्क करेंगे, देखिए माइनस dw क्या बताएगा, द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो अगर हम एक कंटेनर लेंगे जिसकी वॉल एडियाबैटिक वॉल्स होंगी, और इसका जो पिस्टन होगा वो भी एडियाबैटिक होगा, तो यहां पर हमने एक पिस्टन लगाया और इसकी जो वॉल्स हैं वो वॉल्स भी एडियाबैटिक हैं। अब इस सिस्टम में मैं कंप्रेशन करने वाला हूं, वर्क डन मैं कर सकता हूं, वर्क डन जीरो नहीं है, इंटरनल एनर्जी भी जीरो नहीं है, dq जीरो है। हम सिस्टम को हीट एनर्जी नहीं दे सकते और सिस्टम भी हीट एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता सराउंडिंग में। तो मैंने यहां पर इस पर फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैं क्या करने वाला हूं, कंप्रेशन करने वाला हूं। कंप्रेशन करने का मतलब है कि मैं सिस्टम पे वर्क करूंगा, ये पिस्टन इस पोजीशन से, फर्स्ट पोजीशन से यहां पर आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। ओके, तो ये पिस्टन पहले यहां था, फिर यहां आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। सो आई एम डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम। तो अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो du पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन इसके आगे नेगेटिव सिंबल नहीं है, मतलब कि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल फास्ट मूविंग हो जाएंगे,
और इनकी क्या बढ़ जाएगी, इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको सडनली ऐसा दबा दूंगा, पिस्टन को ऐसा सडन कंप्रेशन कर दूंगा। सडन कंप्रेशन करते ही क्या होगा, हम देखेंगे कि इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। पहले इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, जैसे ही मैंने सडन कंप्रेशन किया टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ओके, तो अब इसका मीनिंग लिख देते हैं। व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देखिए dw नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ऐसा कब होगा, जब हम क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, कंप्रेशन, कंप्रेशन के दौरान ऐसा होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट इससे क्या बनेगी, इससे सेकंड स्टेटमेंट क्या बन सकती है, ये du पॉजिटिव है, इसको इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या इक्वेशन बन जाएगी, माइनस du इज इक्वल टू dw। अब इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है और वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव का मतलब है एक्सपेंशन होगा, वर्क डन पॉजिटिव का मतलब है सिस्टम वर्क करेगा, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ द गैस। पहले पिस्टन इस जगह पर था, हमने इसका टेम्परेचर मेजर किया, हमने इसका टेम्परेचर देखा 200 डिग्री सेल्सियस। अब ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गया, ऊपर जाना शुरू हो गया, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमने पिस्टन को फ्री छोड़ दिया। पहले इसको ऐसा पकड़ करके रखा हुआ था तो ये पिस्टन इस पोजीशन पे था, जैसे ही मैंने इसको फ्री छोड़ा ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गया, धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गया। तो मतलब यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर होगा एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो ये पिस्टन जैसे ही इस पोजीशन से यहां पे जाएगा, फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे जाएगा तो यहां पर एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन्स कम हो जाएंगे, इनकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस था, बाद में हम नोट करेंगे कि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो चुका है, 150 डिग्री सेल्सियस हो गया। जब पिस्टन इस जगह पर है तो गैस का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस था, मतलब इसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी थी। हमने पिस्टन को जैसे ही इस पर फ्री छोड़ दिया, हमने इसके ऊपर जो प्रेशर लगा रखा था उसको कम कर दिया, तो धीरे धीरे ये पिस्टन ऊपर जाना शुरू हो गया। अब कौन वर्क कर रहा है, क्या हम पिस्टन को ऊपर लेकर के जा रहे हैं क्या, तो आंसर है नो। यहाँ पर गैस के पार्टिकल इससे कोलाइड कर रहे हैं और पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं। सो गैस इज डूइंग द वर्क, सो गैस इज डूइंग द वर्क। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्वियसली गैस इज डूइंग द वर्क बिकॉज वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो सिस्टम वर्क कर रहा है। तो व्हेन work is done by the system, when work is done by the system, then the internal energy of the system decreases, then internal energy of the system decreases, of the system decreases। और ऐसा कब होगा, तो आंसर है एक्सपेंशन के दौरान। ऐसा कब होगा, एक्सपेंशन के दौरान ऐसा होगा। जब गैस वर्क करेगी, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव है, अगर सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब सिस्टम ने अपनी एनर्जी खर्च करके पिस्टन को ऊपर लेकर के आया, पार्टिकल जाकर के पिस्टन से टकराए तभी तो पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो पार्टिकल ने अपनी एनर्जी खर्च की, अगर पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी खर्च की तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसीलिए du के आगे नेगेटिव लगा हुआ है। यहां पर du पॉजिटिव था क्योंकि जब हम वर्क करते हैं सिस्टम पे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है,
यहां पर जब सिस्टम वर्क करता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम इसमें कुछ इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। अच्छा, इसकी कंडीशंस क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस की नेसेसरी कंडीशंस क्या है? नेसेसरी कंडीशन ये है कि हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो इसकी नेसेसरी कंडीशंस हैं, कैसी वॉल्स होनी चाहिए? एडियाबैटिक वॉल्स। सिस्टम की वॉल्स होनी चाहिए एडियाबैटिक वॉल्स। सेकंड, ये जो प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए? सडन प्रोसेस। ये प्रोसेस होनी चाहिए सडन, अचानक से, मतलब जल्दी से। सडन प्रोसेस बोल दो या इसकी बजाय हम लोग बोलेंगे फास्ट प्रोसेस। सडन प्रोसेस बोलेंगे या क्या बोल सकते हैं इसको? फास्ट प्रोसेस। तो एक्सपेंशन जब करेंगे तो पिस्टन को जैसे ही छोड़ेंगे पिस्टन अचानक से ऊपर आ जाएगा और उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। और हम जब कंप्रेशन करेंगे तो पिस्टन को अचानक से नीचे दबा देंगे, जिसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्योंकि ये सडन प्रोसेस करना क्यों जरूरी है? उसका रीजन ये है कि अगर हम सडन प्रोसेस करेंगे तो सिस्टम को सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज करने का टाइम नहीं मिलेगा, वो टाइम हम उसको देंगे ही नहीं। अगर हम उसको कंप्रेस करके छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो एनर्जी एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो आपको ये सडन प्रोसेस करनी है, फास्ट प्रोसेस करनी है। कंप्रेशन करना है तब भी फास्ट होगा, एक्सपेंशन होगा तब भी फास्ट होगा। और दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? जब हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब सिस्टम वर्क करेगा, इन दिस केस जब सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। जिसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है उसका डिक्रीमेंट हो रहा है, और जो क्वांटिटी पॉजिटिव है उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।